ना, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखूं, सिंकिंग फंड। आज का पहला टॉपिक सिंकिंग फंड। इसमें लिखूं सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड इज एन एन्युटी created for sinking fund is an annuity created for accumulating sinking fund is an annuity created for accumulating money over a period of time. Sinking fund is an annuity created for accumulating money over a period of time to discharge a future financial obligation, like replacing an old machine, comma, higher education of child, comma, renovation of house, higher education of child, comma, renovation of house, etc. फुल स्टॉप। एग्जाम्पल लिखो नीचे नए पैरा में। अ फैक्ट्री ओनर decides to accumulate money. A factory owner decides to accumulate money for purchasing or replacing a machine, say after 10 years, by setting aside a certain sum of money, every year, which will earn compound interest, full stop, which will earn compound interest. नए पैरा में लिखूं, when such a fund is created, it is called sinking fund. Full stop. The total money accumulated in the sinking fund is the amount of the annuity. Full stop. एक बार पढ़ के देखो, फिर आगे बात करते हैं। डन करते हैं बात, ठीक है।
ये कुछ ऐसा है, सपोज करो कि कुछ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होता है जो हम लोग को पहले से पता है कि हम लोग को अपनी ज़िंदगी में निभाना तो है। सपोज करो कि एक कोई कपल है, उसके कोई बच्चा आज हो जाता है, सबको पता है कि हायर एजुकेशन बहुत महंगा चीज़ है, तो वो आज से ही अगर चाहे और मान लो कि दिमाग में एक टारगेट सेट कर ले कि हमको आज से 25 साल के बाद में 15 लाख रुपया चाहिए या 20 लाख रुपया चाहिए, तो उस टारगेट को वो अचीव करने के लिए आज से क्या कर सकता है कि थोड़ा थोड़ा पैसा वो सेव कर सकता है रेगुलर बेसिस पे। कहने का मतलब एन्यूटी के फॉर्म में कि हर महीना वो कुछ पैसा सेव करे अपनी इनकम में से, या हर ईयर का एक टारगेट बना के रखे, और जैसे उसके दिमाग में सेट है कि उसको आज से कितना 25 साल के बाद में 15 लाख रुपया चाहिए, तो उसको ये पता है कि टाइम मेरे पास में 25 साल है और लास्ट में मेरे को अमाउंट कितना चाहिए 15 लाख। तो वो बैक कैलकुलेशन करके उसको महीना महीना कितना परसेंट के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए वो कैलकुलेट करके आराम से पता कर सकता है। एक बार वो पता कर ले तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, फिर मान लो कि मार्केट में 5% या 7% का कोई बॉन्ड अवेलेबल है या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप पैसा लगा सकते हो, लाइक फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट एंड सो, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि रेगुलर बेसिस पे उस वाले स्कीम के अंदर में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देगा, और जब टाइम पीरियड कंप्लीट होगा तो उसके बाद में वो आराम से पैसा उसको मिल जाएगा, काम उसका हो जाएगा। सिमिलरली और कोई ऑब्लिगेशन की अगर आप बात करूँ तो जैसे जो बड़ा बड़ा कंपनी होता है, जो लोग मशीनरी सेट करता है फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए, कंपनी वालों को भी पता है कि एक जो मशीन है वो सपोज करो कि लाइफ लॉन्ग तो चलने वाला है नहीं, ऐसा नहीं कि अनंत काल तक वही मशीन चलता रहेगा। तो वो लोग क्या करता है कि उन लोगों को पता है कि जैसे ये मशीन का लाइफ टाइम सपोज करो कि 10 साल है या 20 साल, ठीक है, तो उस मशीन से जो भी प्रॉफिट आने वाला है उसको पता है कि 20 साल के बाद में ये रिप्लेस हो, जब रिप्लेस होगा तो नए मशीन में फिर पैसा लगेगा। तो वो क्या करता है कि वो शुरू से ही थोड़ा पैसा करके वो बचाने लगता है, और बचा के 20 साल के एंड में जितना पैसा उसको चाहिए होगा उतना पैसा वो इन द फॉर्म ऑफ एन्यूटी सेव करने का कोशिश करता है। आइडिया समझ में आया कि सिंकिंग फंड किसको बोलते हैं? तो जो भी ये फ्यूचर ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए आप इस तरीके से एन्यूटी के फॉर्म में पैसा बचाओगे तो इसी को बोला जाता है सिंकिंग फंड। इट इज कंप्लीटली सेम एज मेरे हिसाब से रेगुलर एन्यूटी नहीं कि पैसा हम बचाते रहेंगे और लास्ट में उसका अल्टीमेटली जाके क्या हो जाएगा, कोई ना कोई अमाउंट बन जाएगा और वही अमाउंट हमको काम में आ जाएगा। आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? थोड़ा पूरा। और जो ये एन्यूटी हम सेव करेंगे उसका हमको फ्यूचर वैल्यू में इंटरेस्ट होगा कि प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्ट होगा? फ्यूचर वैल्यू। और फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला वगैरह सब कुछ हम लोग जानते ही हैं, सेम ही चीज़ यहाँ पर यूज हो जाएगा। क्लियर है आइडिया सिंकिंग फंड का कि नहीं क्लियर है? कोई भी फ्यूचर ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए आप अगर एन्यूटी के फॉर्म में आज से पैसा जमा करते हैं, उस टाइम के जमा करने वाली स्कीम को एक तरीके से सिंकिंग फंड बोला जाता है। ठीक है, आगे लिखिए। लिखिए, इफ अमाउंट कैपिटल आर, इफ amount capital R is set aside in each payment interval, comma, small I is the interest, ये इंटरेस्ट नहीं, स्मॉल आई इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दूं, small I is the rate of interest per period in decimal, is the rate of interest per period in decimal, and n is the number of period, n is the number of period, then the amount S accumulated in such sinking fund is given by S equal to अच्छा, सिंकिंग फंड का जो आइडिया है वो एग्जैक्टली आपको लगता है कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्यूटी जो हमने सोचा था वही वाला होगा? कोई डाउट है इसके अंदर में? नहीं। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या था वहां पर? R इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। तो यही सिंकिंग फंड के अमाउंट का भी फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि सिंकिंग फंड में अल्टीमेटली आप कर वही रहे हो कि रेगुलर एन्यूटी ले रहे हो और लास्ट में आपको इसके अमाउंट में इंटरेस्ट है, इसके फ्यूचर वैल्यू में इंटरेस्ट है, तो इसलिए फॉर्मूला विल बी एग्जैक्टली सेम, फिर कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा इसके अंदर।
ठीक है, आया समझ, नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा, ठीक है। क्वेश्चन लिखूं, a company creates a company creates a sinking fund by setting aside a sum of a company creates a sinking fund by setting aside a sum of rupees 5,000, a sum of rupees 5,000 annually for 10 years. 5,000 annually for 10 years. Full stop. या full stop में comma कर दो, comma. To pay off a debenture of rupees 60,000. Debenture of rupees 60,000. Full stop. If the fund accumulates at 5% per annum, compounded annually, find the surplus after paying for debenture issued. ठीक है, पढ़ो एक बार, हो गया। अच्छा, कंपनी को डिबेंचर का जो फाइनेंशियल फ्यूचर ऑब्लिगेशन है उसका आइडिया है कि एक सर्टेन टाइम के बाद में कंपनी को कितना पे ऑफ करना है, 60,000 रुपये। अब ऑब्वियस सा बात है कि अचानक से मान लो कि सारा का सारा पैसा यदि वो एक ही बार में निकाल के पुल आउट करके देने की कोशिश करेगा तो कंपनी पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है प्रोडक्शन वगैरह पे। तो वो क्या करेगा कि जब उसको ये पता है कि हाँ ये भविष्य में हमारा फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बनेगा, ये पैसा हमको देना है, तो वो थोड़ा थोड़ा करके शुरू से ही जमा करना स्टार्ट कर देगा। जिस दिन मान लो कि ये डिबेंचर वो इशू करेगा उस दिन के बाद से ही वो इसको पे ऑफ करने के लिए जमा करना शुरू कर देगा। ये बात समझ में आ रहा है? जमा करने का तरीका आपको क्या बताया, पढ़ के देखो कि कंपनी विल डू व्हाट, सेट असाइड अ सम ऑफ रुपीज 5,000 एनुअली फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 10 ईयर्स। 10 साल के लिए वो 5,000 करके जमा करते रहेगा। जमा करके जहां वो पैसा लगाएगा वो इसको कंपाउंड इंटरेस्ट कौन से रेट पे पे करेगा, 5%, वो भी कैसे, एनुअली। यहां तक बात समझ में आ रहा है? तो लास्ट में ये पूछ रहा है हमको कि डिबेंचर वाला इशू सॉर्ट आउट करने के बाद में कंपनी के पास में एक्स्ट्रा पैसा कितना बचेगा। तो कहने का मतलब है कि जो ये सिंकिंग फंड क्रिएट हुआ उसका इससे हम क्या निकाल लेते हैं, अमाउंट। इसमें से 60,000 रुपये तो चला जाएगा डिबेंचर इशू के लिए, उससे ज़्यादा जो भी बचेगा वही क्या हो जाएगा हम लोग के लिए, सरप्लस। नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा लिखो। फॉर अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड, अंडरलाइन कर दूं, नीचे लिखो S इक्वल टू ये फॉर्मूला लिखो, R होल थिंग इनटू 1 प्लस I टू द पावर n माइनस 1 अपॉन I। ठीक है। अच्छा, R का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5,000। तो यहां नीचे लिखूं R इक्वल टू 5,000। अच्छा, I कितना हो जाएगा, कंपाउंडेड एनुअली ही है तो 5 डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, 100 विच विल बिकम 0.05। ये फील आ रहा है? अच्छा, n कितना हो जाएगा आपका, 10 साल है और कंपाउंडेड एनुअली है तो 10 ही रहेगा। आई थिंक सारा चीज मिल गया। तो वैल्यू क्या होगा, S इक्वल टू 5,000 इंटू बोलो 1, मतलब सीधे लिख दूं क्या, 1.05 टू द पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.05। फील आ रहा है? अच्छा, एक बार पेन छोड़ो, यहाँ से एक बात सुनो।
अब जो सवाल आप लोग को दिया जाएगा ना, जनरली मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि इस वाले पार्ट का वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, बोल देगा गिवन इसका वैल्यू इतना हो, ठीक है। जैसे आप लोग को याद होगा कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग को e टू द पावर का वैल्यू दिया हुआ रहता था, तो उसी तरीके से हो सकता है कि इसका वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा। इन केस अगर इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ रहे तो इसको लॉग के थ्रू आप फाइंड कर सकते हो। कैसे, थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, ये जो है इसका वैल्यू आपको जानना है, उसको एक बार के लिए आप मान सकते हो x। क्या मान सकते हो बताओ? इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.05 टू द पावर 10। दोनों तरफ लॉग लगा दो तो क्या हो जाएगा? लॉग x इज इक्वल टू क्या? 10 लॉग ऑफ 1.05। अब इसका लॉग वैल्यू निकालना जो है वो क्लास 11 के वीडियो से मैंने बोला था देख लेने के लिए, तो इसका लॉग वैल्यू आप निकाल सकते हो। जब टेबल के थ्रू इसका लॉग वैल्यू निकालोगे तो वो मेरे ख्याल में आ जाता है 10 टाइम्स ऑफ 0.0212, ऐसा कुछ। 10 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? 0.212। अब log x का वैल्यू इतना है, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? एंटी लॉग क्या? 0.212। एंटी लॉग निकालना भी क्लास 11 के वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर नहीं देखा है तो एक बार और देख लो उसको, ठीक है। तो बाकी इसका एंटी लॉग टेबल से निकालोगे तो वो निकल के आ जाता है शायद 1.629। बाकी ये आइडिया है इसको सॉल्व करने का। क्लियर? नॉट क्लियर? क्लियर? एक बार उसका वैल्यू आपको मिल गया तो उठा के यहाँ डाल दो तो कितना हो जाएगा? 5000 इंटू 1.629 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0.629 अपॉन में ये कितना रहेगा? 0.05। इसको थोड़ा सा सही कर सकते हो शायद। ये इसका मतलब क्या हो जाएगा? बाई 100, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? बाई 1000। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा? बाई 10 बचेगा शायद। ये कुछ ऐसा होगा कि 5000 इंटू 629 बाई 5 इंटू 10, मतलब ऊपर के डिनोमिनेटर में क्या आया था? 1000, नीचे के डिनोमिनेटर में था 100। 2 0 कैंसिल ऑफ हो गया, 1 0 बचा हुआ है, तो वो ये रहा, ठीक है। बाकी 1 0 दोबारा काट सकते हो यहाँ से, और 5 का ये कितना हो जाएगा? 100। सही कह रहा हूँ? तो ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा? 62900, ठीक है। कॉपी कर लो। बाकी लॉग वाला मेरे को ऐसा लगता है कि वैल्यू दे ही देगा। रीजन बिंग की अगर ये खुद से कैलकुलेट आपको करना है तो उसको आपको लॉग टेबल भी देना पड़ेगा और एंटी लॉग टेबल भी देना पड़ेगा, जो कि थोड़ा मुश्किल काम है कि दो टेबल वो आपको क्वेश्चन पेपर के साथ प्रोवाइड करे। तो चांसेस है कि वैल्यू दिया हुआ ही रहेगा स्टिल, लेकिन 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि अगर क्या पता टेबल दे ही दे फिर तो काम करना होगा। ये ऐसा भी हो सकता है क्या पता डायरेक्ट वैल्यू नहीं देके लॉग वैल्यू दे दे और एंटी लॉग वैल्यू दे दे, तो आपको प्रोसेस तो एटलीस्ट पता होना पड़ेगा, तभी आप यूज कर पाओगे उसको, ठीक है। क्लियर है आइडिया पूरा? अच्छा, डन सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं। नेक्स्ट लिखूं? अच्छा नेक्स्ट नहीं, सॉरी, इसमें थोड़ा बच गया ना। हाँ, तो नीचे लिखूं। नाउ द सरप्लस मनी विल बी, नाउ the surplus money will be 62900 minus 60,000. This is equal to 2900, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं। A sinking fund is created by a man. A sinking fund is created by a man to accumulate rupees 10 lakh. A sinking fund is created by a man to accumulate rupees 10 lakh for his child's education. For his child's education at the end of 25 years. At the end of 25 years. Full stop. How much money should the man set aside? How much money should the man set aside each year for the sinking fund if
for the sinking fund if the investment can earn an interest of 4% per annum, given 1.04 to the power 25 is equal to 2.6658। ठीक है, चलो पढ़ के देखो क्या दिया। फॉर्मूला तो वही वाला यूज होगा, कौन सा? S इज इक्वल टू R टाइम्स ऑफ 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई। ये फील आ रहा। प्रीवियस वाले में R, I और n दिया हुआ था, S पूछा हुआ था एक तरीके से। इस वाले में उल्टा है, क्या दिया हुआ है? S दिया हुआ है, I दिया हुआ है, n दिया हुआ है और क्या पूछा हुआ है? R। लिखो हियर S इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 लाख। ठीक है, फिर I इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, मतलब 4/100 टाइप रहेगा तो 0.04। फिर n इक्वल टू 25 और R जो है वो हम लोगों से पूछा हुआ है, तो क्या हो जाएगा बताओ? एक तो यहां पर देखो एक बार, इस फॉर्मूले से R का वैल्यू डायरेक्टली कितना हो सकता है, सोचना थोड़ा। SI बाई 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1, क्या बोलते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अब वैल्यू बिठा दो तो क्या होगा? S का वैल्यू 10 लाख, ठीक है। I का वैल्यू 0.04 अपॉन में 1.04 होल टू द पावर 25 माइनस 1, इसका वैल्यू दिया हुआ है आप लोग को, तो अल्टीमेटली सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा 1.6658 और ऊपर मेरे ख्याल में रहेगा 4 या 40,000 शायद, 40,000 ना, ओके। और डिवाइड करके ये अल्टीमेटली आप लोग को देगा 24012.50, 24012.50। ठीक है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि इस बंदे को हर साल इतना पैसा जमा करना होगा, ठीक है, एक सिंकिंग फंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A firm anticipates an expenditure. A firm anticipates an expenditure of rupees 5 lakh. A firm anticipates an expenditure of rupees 5 lakh for plant modernization at the end of 10 years from now. At the end of 10 years from now, how much should the company deposit? How much should the company deposit at the end of each year? How much should the company deposit at the end of each year into a sinking fund, earning interest at 5% per annum, earning interest at 5% per annum। ठीक है, पढ़ के देखो, सेम ही है शायद। तो इसमें भी क्या बोल के चलें, लिखो, वी नो
S इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लिख लो, S इक्वल टू R इंटू 1 प्लस आई होल पावर n माइनस 1 अपॉन आई। ठीक है, नीचे लिखो S इक्वल टू कितना दिया हुआ है इसमें 5 लाख, तो S इक्वल टू इस बार हो जाएगा 5 लाख। I इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 100 शायद 0.05। N इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 ना, ओके। और R पूछा हुआ शायद, सही कह रहा हूं, तो R का वापस से फॉर्मूला चेंज करके हम क्या लिख सकते हैं SI बाई 1 प्लस आई पावर n माइनस 1। फील आ रहा है इसका, वैल्यू बिठा दो S के जगह पर वही 5 लाख 1 2 3 4 5 टाइम्स ऑफ I का वैल्यू 0.05 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.05 टू द पावर 10 माइनस 1। अच्छा, इस पार्ट का वैल्यू दिया हुआ है शायद कितना 1.628 और माइनस 1 करोगे तो 0.628 बचेगा। 9 है क्या, तो 0.629 बचेगा। ऊपर क्या हो जाएगा 2 0 कम और 5 इंटू 5 25, तो 25 2 0 कम तो 3 0 25,000 शायद। हाँ, अब इसको डिवाइड करने के बाद में आंसर आएगा 39745.63 39745.63 ये आएगा। और क्या इंटरप्रिटेशन है इसका, तो उस कंपनी को इतना रुपया हर साल जमा करना होगा, कितने साल तक 10 साल तक, तो 10 साल के एंड में उसके पास में कितना रुपया होगा 5 लाख। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं, a machine costing rupees 2 lakh, a machine costing rupees 2 lakh has effective life, a machine costing 2 lakh has effective life of 7 years, has effective life of 7 years, and its scrap value is rupees 30,000, is rupees 30,000, full stop. What amount should the company put, what amount should the company put into a sinking fund, what amount should the company put into a sinking fund earning 5% per annum, earning 5% per annum, so that it can replace the machine after its useful life, so that it can replace the machine after its useful life. Assume that the new machine will cost rupees 3 lakh, will cost rupees 3 lakh after 7 years, will cost rupees 3 lakh after 7 years, full stop. और साइड में लिखना given 1.05 whole to the power 7 is equal to 1.407, is equal to 1.407। पढ़ो एक बार, हो गया। बाकी सारे सवाल से ये थोड़ा अच्छा है, ठीक है, इसमें थोड़ा समझने का ट्राई करना। मशीन का शुरुआत में जब हम अभी करंट सिचुएशन का अगर बात करें तो प्राइस कितना है 2 लाख रुपए। ये कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन वैसे है नहीं हम लोग के लिए, ठीक है। हमको इस मशीन को रिप्लेस करने का जरूरत कितने साल के बाद पड़ेगा 7 साल, क्योंकि इसका यूजफुल लाइफ कितने समय का है 7 साल का।
7 साल के बाद जब हम इस मशीन को खरीदने जाएंगे, नया इसका एक वेरिएंट, ठीक है, तो प्राइस कितना लगेगा? 3 लाख रुपए। और 7 साल बाद में ये तो बेकार हो गया, तो इसको तो हटाना होगा। तो हटा के क्या कि जनरली कबाड़ भी अगर होता है तो उसको भी हम मतलब क्या किलो के भाव में रद्दी को बेच देते हैं, ठीक है। तो ये जब मशीन हटेगा तो इसको भी बेचा जाएगा, और जब इसको बेचा जाएगा तो इसका स्क्रैप वैल्यू कुछ निकल के आएगा 30,000 रुपये। तो हमको 7 साल के एंड में गेस करो कि कितना रुपया चाहिए होगा? पूरा 3 लाख चाहिए कि 2,70,000 चाहिए? 30,000 रुपये तो इसको बेच के आ जाएगा, और बाकी और कितना चाहिए होगा हमको? 2,70,000। तो उसके लिए क्या क्रिएट करना पड़ेगा? अगर हम वाइज हैं तो हम सिंकिंग फंड क्रिएट करेंगे, ताकि जब 7 साल पूरा हो जाए तो उसके बाद में हमको परेशानी फाइनेंशियली ना हो। नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा। और सिंकिंग फंड का जो एस होगा वो कितना मान के चलोगे? 3 लाख की 2,70,000? 30,000 कहाँ से आएगा? मशीन बेच के, स्क्रैप कर, ठीक है। लिखिए, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन आफ्टर 7 years, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन आफ्टर 7 years इज इक्वल टू कितना? 3 लाख। स्क्रैप वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन, स्क्रैप वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन, ये कितना हो जाएगा? 30,000। नीचे लिखो देयरफॉर अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड, अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? लिखो 3 लाख माइनस 30,000, 3 लाख माइनस 30,000, दिस इज इक्वल टू 2,70,000, 2,70,000। आया समझ? नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा, अरे बोलो, लग नहीं रहा है। ठीक है, लिखिए एयर एस इक्वल टू कितना लिखे? 2,70,000। आई इक्वल टू कितना आ जाएगा? नहीं समझ में आया, बोलो। 0.05, ठीक है। आई इक्वल टू 5/100, 0.05, और एन इक्वल टू 7। अब लिखिए वी नो एस इक्वल टू वही आर इंटू 1 + i पावर n - 1 अपॉन आई। सो आर ही चाहिए शायद, तो एस आई अपॉन क्या? 1 + i होल टू द पावर n - 1, ठीक है। एस का वैल्यू कितना बता रहे थे? 2,70,000, ठीक है। आई का वैल्यू 0.05, और नीचे 1.05 टू द पावर 7 - 1, इसका वैल्यू दिया हुआ था ऊपर, तो 0.407, और ऊपर मेरे ख्याल में 2 0 कटेगा और 5 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा? 18। सही कह रहे हो पक्का? 13,500, ठीक है। तो 13,500 डिवाइडेड बाय 0.047, वही 0.407, और सॉल्व करके ये आ जाएगा आपके लिए 33,169.53, ऐसा कुछ, आर इक्वल टू, ठीक है। एक लाइन भी लिख लो, हेंस द कंपनी शुड डिपॉजिट रुपीज 33,169.53 at the end of each year for 7 years, फुल स्टॉप। आया समझ? अच्छा, क्लास 10 का एक चैप्टर रिकॉल करो जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर मैच नहीं होता था। एक तो था स्टैटिस्टिक्स और दूसरा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था कि पाई का अगर वैल्यू 22/7 लो तो थोड़ा सा आंसर इधर उधर हो जाता था, और कभी अगर 3.14 ले लो तो भी थोड़ा आंसर इधर उधर हो जाता था। मतलब 3.14 लेने से और 22/7 लेने से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आंसर थोड़ा डिफरेंट तो आता था, और इनफैक्ट स्टैटिस्टिक्स में भी ऐसा होता था। इस वाले पार्ट में भी ऐसा होगा। अगर आप
इस चीज़ के वैल्यू को ना बिल्कुल बाकायदा लॉग वॉग फॉलो करके अगर आप निकालते हो तो इसका वैल्यू थोड़ा सा मतलब कि डेसिमल वाले पार्ट में डिफरेंट आता है, और अगर डायरेक्टली कैलकुलेटर की हेल्प से निकालते हो तो इसका वैल्यू थोड़ा डिफरेंट आता है। अब क्या है कि एमएल अग्रवाल में मोस्ट प्रोबेबली शायद लॉग वॉग लेके किया है उसने, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चंस को मैंने अटेम्प्ट किया और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसमें मेरा एक भी आंसर मैच नहीं हुआ, मतलब मेरा सारा आंसर थोड़ा बहुत इधर उधर आ रहा था। तो आंसर वो सारा करेक्ट ही है, मैं श्योर हूँ, मेथड को मैंने 2-3 बार खोल के देखा, बट वही है कि आंसर एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा। तो मैच अगर ना करे तो पैनिक नहीं करना है, ठीक है। लॉग वॉग से करके ट्राई करना, अगर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मतलब थोड़ा सा अगर इधर उधर रहा तो मेरा कहना है कि वो आंसर भी हम लोग करेक्ट ही मान के चले। नहीं आ रहा समझ थोड़ा पूरा, तो एक चीज़ लिख लो, आंसर्स मैं बता देता हूँ क्या आने वाला है। देखो एक्सरसाइज 12.2, एक्सरसाइज 12.2 एमएल अग्रवाल, एक्सरसाइज 12.2 एमएल अग्रवाल, पहला का मेरा आंसर आया था 47934.66, ठीक है। और मैंने डायरेक्ट वैल्यू यूज़ किया था, ठीक है, लॉग यूज़ नहीं किया मैंने, ठीक है, इतना टाइम नहीं था, मैंने सीधा कैलकुलेटर से ही मार दिया, तो ये आंसर आ रहा था मेरा। 2 नंबर का आंसर 3914.71, 3914.71। 3 नंबर का आंसर 1860.78, 1860.78। 4 नंबर का आंसर 15121.29। 5 नंबर का आंसर 2809.76 और 6 नंबर का आंसर 12577.89, 12577.89। तो जब आप अटेम्प्ट करिएगा तो ये वाला चीज़ जो है सिंकिंग फंड, ये 12.2 में दिया हुआ है और उसमें आंसर ये आ जाएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए हेडिंग परपेचुइटी, परपेचुइटी, PERPETUITY, PERPETUITY, परपेचुइटी। परपेचुइटी का डेफिनेशन याद है आप लोगों को? क्या था, क्या था? एक ऐसा एन्युटी जो एक पर्टिकुलर डेट में स्टार्ट हो लेकिन उसके अंत का कोई डेट नहीं हो। तो एक बार डेफिनेशन और लिख लो, लिखो, एन एन्युटी in which the periodic payments begin on a fixed date, and continue forever, begin on a fixed date and continue forever, is called perpetuity, is called perpetuity, PERPETUITY, full stop. It is also known as perpetual annuity, PERPETUAL, परपेचुअल एन्युटी, ठीक है। इसके नीचे लिखो नोट, ठीक है। एक बार मेरे तरफ देखो, कोई भी जो एन्युटी है उससे रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट फिगर होता है, एक उसका फ्यूचर वैल्यू और दूसरा उसका प्रेजेंट वैल्यू। परपेचुअल एन्युटी में क्या है कि आप जो पीरियोडिक पेमेंट करते रहेंगे कितने समय के लिए करेंगे? इनफाइनाइट टाइम के लिए, या आपको मिलते भी रह सकता है, ठीक है। हो सकता है कोई ऑब्लिगेशन ऐसा है जिसमें आपको पैसा देना पड़े, और कोई ऐसा भी ऑब्लिगेशन हो सकता है, मानो कोई फ्लैट है आपके पास में, कोई ज़मीन वमीन है तो उसका रेंट इनफाइनाइटली आपके पास में आते रहेगा, तो पैसा तो आ भी सकता है, जा भी सकता है। लेकिन कहने का मतलब है कि ये जो एन्युटी है इसका जो टर्म पीरियड होगा कि कितने टाइम के लिए ये चलेगा वो क्या है? इनफाइनाइट। और सिंस इसका टर्म पीरियड इनफाइनाइट है तो जो इसका फ्यूचर अमाउंट होगा ना वो डिसाइड कर पाना मतलब बेवकूफ़ी है। बात समझ रहे हो? क्योंकि वो ऑब्वियसली क्या होगा, इनफाइनाइट टाइप ही कुछ होगा। नहीं आ रहा समझ? तो इसीलिए परपेचुअल एन्युटी के अंदर में कभी भी फ्यूचर वैल्यू डिफाइन नहीं होता है, इसका सिर्फ क्या डिफाइन हो सकता है? प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर है आइडिया कि नहीं क्लियर है? लिखिए,
since the term of perpetuity, PERPETUITY, since the term of perpetuity is infinite, so the amount or the future value of the perpetuity, so the amount or the future value of the perpetuity is undefined. Hence we can only calculate the present value. We can only calculate the present value of a perpetuity, full stop. ठीक है। अच्छा, एन्यूटी का जो टाइप्स होता था वो दो तीन चीज के बेसिस पर डिसाइड होता था। एक कि उसका टर्म कितना है, ठीक है, और दूसरा कि जो आपका पीरियोडिक पेमेंट है वो कब जा रहा है, मतलब पीरियड के शुरुआत में या पीरियड के एंड में। तो टाइम पीरियड के हिसाब से तो परपेचुइटी खुद ही एक कैटेगरी है कि इनफाइनाइट टाइम तक ये चलता रहेगा, ठीक है। और पेमेंट कौन से टाइम पर होगा उसके बेसिस पे इसका खुद का दो कैटेगरी हो सकता है। हो सकता है कि आप पीरियोडिक पेमेंट पीरियड के एंड में करें, हो सकता है कि आप हो सकता है कि आप पीरियोडिक पेमेंट पीरियड के एंड में करें, और हो सकता है कि आप पीरियोडिक पेमेंट पीरियड के स्टार्ट में करें, ठीक है। तो उसके बेसिस पर इसका दो फॉर्मूला जनरेट होगा। ठीक, बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि आप कोई भी एन्युटी को जो कैटेगराइज करते थे उसका दो बेसिस होता था। एक कि वो एन्युटी का अल्टीमेटली टर्म कितना बड़ा होगा, और दूसरा कैटेगरी क्या था कि आप पेमेंट कौन से टाइम पर करेंगे, पीरियड के शुरुआत में या पीरियड के एंड में। पीरियड के शुरुआत वाले को क्या बोलते थे, एन्युटी ड्यू, और पीरियड के एंड वाले को क्या बोलते थे, एन्युटी ऑर्डिनरी एन्युटी या रेगुलर एन्युटी। नहीं आ रहा समझ थोड़ा पूरा? अच्छा, तो दो बात हुआ। पहला, परपेचुइटी का मतलब क्या है, एक ऐसा एन्युटी जो अनंत काल तक चलते रहे, चाहे पैसा आए चाहे पैसा जाए, लेकिन चलेगा कितने पीरियड तक, इनफाइनाइट पीरियड तक। सिंस ये इनफाइनाइट पीरियड तक चलेगा, देयरफॉर इसका अमाउंट या फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना तो असंभव, तो वो नॉट डिफाइंड। इसका सिर्फ क्या कैलकुलेट हो सकता है, प्रेजेंट वैल्यू। उसका कितना फॉर्मूला होगा, दो। किस बेसिस पे, कि हम पेमेंट पीरियड के शुरुआत में कर रहे हैं या पेमेंट पीरियड के एंड में कर रहे हैं। नहीं आ रहा समझ थोड़ा पूरा? तो अभी दोनों फॉर्मूला को मैं एक बार डिराइव करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो लिखूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, ठीक है। इसमें लिखो केस वन, केस वन में लिखना इफ इट इज ऑर्डिनरी एन्युटी, इफ इट इज ऑर्डिनरी एन्युटी, that is the payment is made at the end of, that is the payment is made at the end of each payment period, the payment is made at the end of each payment period, full stop। इसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर लो, केस वन, उसके अंदर ब्रैकेट लगा के अंदर डाल दो इसको, ठीक है। अच्छा देखो, अब फॉर्मूला बनाने के लिए वही एक तो टाइमलाइन बना लेते हैं, ठीक है। ये सपोज करो कि आपका टाइमलाइन हो गया, ये हो गया टाइम पीरियड 0, टाइम पीरियड 1, टाइम पीरियड 2, टाइम पीरियड 3, टाइम पीरियड 4, और ये ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। समझ में आ रहा? हर टाइम पीरियड के आप केस वन में शुरुआत में पे करोगे कि एंड में पे करोगे, एंड में पे करोगे। तो यहाँ तो कोई पेमेंट नहीं होगा, यहाँ पेमेंट होगा कितने रुपए का, आर का मान लो, फिर आर का, फिर आर का, और ऐसे चलता जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स का। आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? किसी भी अमाउंट कैपिटल ए का जो प्रेजेंट वैल्यू होता था वो कैसे निकलता था,
a डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई टू द पावर n। यहाँ पर किसका क्या मतलब था? a का मतलब था कि जो कैश फ्लो है वहां पर इन्वॉल्व, i का मतलब था रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कन्वर्जन पीरियड इन डेसिमल, और n का मतलब क्या था? नंबर ऑफ पीरियड्स आफ्टर विच अमाउंट a इज ड्यू, कितने टाइम के बाद में वो ड्यू होने वाला है। आ रहा समझ? नहीं आ रहा समझ? आ रहा। तो इस r का प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा? r डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई, ये कितने पीरियड के बाद ड्यू है? एक, इधर 1 रहेगा। नहीं आ रहा समझ? इसका बताओ क्या हो जाएगा? करो कोशिश करो। r बाई 1 प्लस आई टू द पावर 2, इसका क्या होगा? r बाई 1 प्लस आई टू द पावर 3, और ये ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। और इन सारे का जो सम होगा वही हमारा रिक्वायर्ड प्रेजेंट वैल्यू है। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही। आगे बढ़ने से पहले बस एक चीज और याद कर लो कि a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ऐसा कुछ देखा हुआ है क्या आप लोग? क्या है? सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी। और इसका फॉर्मूला क्या होता था? इसका फॉर्मूला होता था s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a बाई 1 माइनस आर। कहने का मतलब फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? थोड़ा पूरा, मतलब ये नहीं भी याद आ रहा तो कोई बात नहीं, ऐसा सोच लो कि हाँ ऐसा होता है, सर ठीक ही बोल रहे होंगे, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बाकी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर में। हम लोग जो हम लोग का रिक्वायर्ड प्रेजेंट वैल्यू p होगा, ठीक है, वो इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो, r डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर 1 प्लस r डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर 2 प्लस r डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर 3 प्लस डॉट 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 अप टू व्हाट? इन्फिनिटी, क्योंकि ऐसा इनफाइनाइट टर्म्स होगा आपके पास। ये जो देख रहे हो आपको फील आ रहा है कि ये पक्का जीपी है, जिस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है? r बाई 1 प्लस आई, ये है फर्स्ट टर्म, और इन दोनों का जो डिवीजन होगा वो कॉमन रेशियो हो जाएगा आपका। तो कॉमन रेशियो इक्वल टू क्या होगा? r डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r बाई 1 प्लस आई। थोड़ा फील लेना, r गया, 1 प्लस आई का पावर में कितना बचेगा? 1, तो अल्टीमेटली कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा आपका? 1 बाई 1 प्लस आई। आया फील? नहीं आया फील? तो जो इसका सम होगा वो क्या निकलेगा इस फॉर्मूले से? फर्स्ट टर्म r बाई 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है? 1 बाई 1 प्लस आई। दिस इज इक्वल टू r बाई 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई माइनस 1 बाई 1 प्लस आई। आ रहा है फील? 1 प्लस आई कैंसल्ड आउट, क्या बचेगा? r बाई, आई थिंक ये भी गया, i। सो देयरफॉर p इक्वल टू क्या हो जाएगा? r बाई आई। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी विच इज पेड एट द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है, इज इक्वल टू, मतलब p इज इक्वल टू r अपॉन आई। नहीं आया समझ? आपको ये डेरिवेशन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ये क्या चाहिए? फॉर्मूला। लेकिन याद रखना कि ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कौन से केस में है? जब पेमेंट पीरियड के एंड में हो, ठीक है। लिखो, required present value is equal to capital letter P is equal to R by I। P is equal to R by I, ठीक है, समझ आया? थोड़ा पूरा। अच्छा, अब लिखो केस टू में लिखो if it is annuity due, if it is annuity due, that is the payment is made at the beginning of the payment period, that is the payment is made at the beginning of the payment period, ठीक है। अच्छा देखो, इसके लिए भी वही एक चार्ट बना लेते हैं। ये स्टार्ट, एक पीरियड पार हुआ, 2 पीरियड, 3 पीरियड, 4 पीरियड एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि परपेचुइटी, ठीक है। इस बार पेमेंट कहाँ पर करने वाले हैं?
स्टार्टिंग में, तो पहला पेमेंट यहाँ हो जाएगा, दूसरा पेमेंट यहाँ पर, तीसरा पेमेंट यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर, ऐसे चलता जाएगा। क्लियर है? अब मैं क्या कह रहा हूँ कि प्रेजेंट वैल्यू का यदि बात करें तो आर का तो आर ही होगा, क्योंकि अभी अभी तो पेमेंट किया है। इस आर का कितना हो जाएगा? सेम एज बिफोर, आर बाई 1 प्लस आई, क्योंकि एक पीरियड पार हो गया। इसका क्या हो जाएगा? आर बाई 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? फिर से आर बाई 1 प्लस आई का होल क्यूब, एंड सो ऑन चलता रहेगा। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो क्या हम ऐसा बोलें कि देयरफॉर P इज इक्वल टू क्या होगा? R प्लस आर बाई 1 प्लस आई प्लस आर बाई 1 प्लस आई का होल स्क्वायर प्लस आर बाई 1 प्लस आई का क्या? होल क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। इस पूरे पार्ट का वैल्यू तो लास्ट क्वेश्चन में निकाला ही, कितना आया था? आर बाई आई, इनफाइनाइट जीपी के आइडिया से, और प्लस साथ में क्या रह जाएगा? आर। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू अगर आपके पास में है एन्यूटी ड्यू, यानी कि पीरियड के स्टार्ट में अगर पेमेंट कर रहे हो तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला ये वाला होगा, ना कि आर बाई आई वाला। क्लियर है? तो लिखो इसमें, हियर द रिक्वायर्ड प्रेजेंट वैल्यू, हियर द रिक्वायर्ड प्रेजेंट वैल्यू will be P equal to R plus R by I। P is equal to R plus R by I। ठीक है, बॉक्स कर। अच्छा, एक बार मेरी तरफ देखो, फिर से पूछते हैं परपेचुइटी का मतलब एक ऐसा एन्युटी जो इनफाइनाइट टाइम या अनंत काल के लिए चलता रहे। फिर जो पेमेंट आने वाला होगा या जाने वाला होगा वो पेमेंट दो टाइप से हो सकता है, पीरियड के एंड में या फिर पीरियड के बिगिनिंग में। पीरियड के एंड में अगर काम हो रहा है, पीरियड के एंड में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आप इसको, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा प्रेजेंट वैल्यू का? P इज इक्वल टू आर बाई आई। और अगर पीरियड के बिगिनिंग में काम हो रहा है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू आर प्लस आर बाई आई। और क्वेश्चन पढ़ के आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बिगिनिंग वाला है कि एंड वाला है। कोई डाउट? क्लियर है? पक्का? चलिए सवाल करते हैं इस पे भी। पहला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ पेमेंट्स, find the present value of a sequence of payments of rupees 1000 made at the end of every 6 months, made at the end of every 6 months and continuing forever if the money is worth 8% per annum, 8% per annum compounded सेमी एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ठीक है? अच्छा, आई का लॉजिक जो है वो यहां पर भी वैसा ही रहेगा। अगर मान लो कि एनुअली है तो जो भी आर है डायरेक्टली दैट डिवाइडेड बाय 100। अगर हाफ ईयरली है तो आर बाई 200, क्वार्टरली है तो आर बाई 400, मंथली है तो आर बाई 1200, डेली है तो आर बाई 365 इंटू 100। ठीक है? तो बताओ इसमें आपके आर क्या हो जाएगा? I think 1000, capital R is 1000। लिखो here capital R is equal to 1000 और I is equal to 8 by 200। I is equal to 8 by 200 by 200 क्यों? सेमी एनुअली है इसीलिए। तो I का वैल्यू कितना हो गया? 0.04 और P is equal to क्या हो जाएगा फिर? R by I। ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन में देख लो कि इसमें एंड में हो रहा है पेमेंट कि शुरुआत में हो रहा है?
एंड में हो रहा है, तो फॉर्मूला पहला वाला कि दूसरा वाला? पहला ही वाला. सो P इज इक्वल टू R अपॉन I. सो दिस इज इक्वल टू 1000 अपॉन 0.04, 1000 अपॉन 0.04 और सॉल्व करके आ जाएगा 25,000. एक बार क्वेश्चन और सोल्यूशन दोनों ही पढ़ लो और बताओ समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है? पक्का? बाकी लोग भी बताओ क्लियर है तो आगे बढ़ें फिर. क्लियर. नेक्स्ट देखो, मतलब लिखो, what sum of money is needed to be invested what sum of money is needed to be invested now so as to get rupees 5,000 so as to get rupees 5,000 at the beginning of every month forever, at the beginning of every month forever, if the money is worth 6% per annum, 6% per annum compounded monthly. ठीक है, एक बार पढ़ो और सोचो कि मतलब फॉर्मूला कौन सा, क्या दिया है, क्या पूछा है. हो गया पढ़ना? फॉर्मूला केस 1 का, केस 2 का, क्योंकि महीना के शुरुआत में ही पेमेंट आएगा. अच्छा, दिया हुआ क्या है, P या R? I तो दिया हुआ है ही शायद, ठीक है, और P और R में से क्या दिया हुआ है? R दिया हुआ है कि P दिया हुआ है? R कि P? ये क्या बोल रही है? 5,000 रुपया मतलब आज मिलेगा, बात खत्म, कि जिंदगी भर मिलता रहेगा? जिंदगी भर मिलता रहेगा तो जिंदगी भर जो मिलता रहेगा वो तो R होगा ना. नहीं आया समझ? नहीं, ये बोल रहा है, मतलब हाँ, यही चीज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आप लोगों के लिए. ये बोल रहा है कि 5-5 हजार करके आपको हर महीना भविष्य में मिलता रहे. ठीक है, तो ये होने के लिए आज के दिन में आपको कितना पैसा लगाना पड़ेगा? बात आया समझ? तो इन सारे पैसों का जो प्रेजेंट वैल्यू होगा, ठीक है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो आज आप किसी को दे दो. आपको आज से मान लो कि जिंदगी भर के लिए 5-5 हजार रुपया चाहिए डेली, ठीक है, तो उन सारे का आप आज प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, जो आपको अगले महीना मिलने वाला है, जो आपको उसके अगले महीना मिलने वाला है, जो आपको उसके अगले महीना मिलने वाला है. और ये सारा प्रेजेंट वैल्यू का जो सम है वो आप किसी कंपनी को, किसी म्यूचुअल फंड को, किसी स्टॉक वाले को जाके दे दो और उसको बोलो कि ठीक है, इतना पैसा हम तुमको आज के आज ही दे देता है. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता ही रहेगा जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये दिया हुआ है. ठीक है, और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो आपको कंपाउंड अपना कर करके इंटरेस्ट मिला के जिंदगी भर 5-5 हजार रुपये आपको देता रहेगा. ठीक है, तो जब ये बोल रहा है कि व्हाट मनी शुड बी इन्वेस्टेड नाउ, इसका मतलब है कि फ्यूचर में मिलने वाले सारे पैसे का ये क्या मांग रहा है आपसे? प्रेजेंट वैल्यू, कि आज अगर आप ये पाना चाहते हो तो आज कितना रुपया उसके बदले देना पड़ेगा. नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा फिर से पूछ रहा हूं, जो दिया हुआ है क्या ये क्लियर फीलिंग है कि वो R है, P नहीं? कि नहीं है क्लियर? बोलो, जोर से बोलो. पक्का? ठीक है, लिखो. हियर R इज इक्वल टू कितना? 5,000. I इज इक्वल टू बता सकते हो? थोड़ा अटपटा सा आएगा क्या? 6/1200, क्योंकि कंपाउंडेड क्या है? मंथली, और वो सॉल्व करके आ जाएगा 0.005. ठीक है, 0.005. और अल्टीमेटली आपको चाहिए क्या? P. सो P इज इक्वल टू क्या लगाओगे? R प्लस R/100. P इज इक्वल टू R प्लस R/100, मतलब 100 नहीं, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, R प्लस R/I. यस. सो P इज इक्वल टू R का वैल्यू कितना है? P इज इक्वल टू 5,000 प्लस 5,000 बाई कितना? 0.005. सो दिस इज इक्वल टू 5,000 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 3 6 0 होना चाहिए और 5 5 तो कट जाएगा,
तो 1 2 3 4 5 6 मतलब 10,05,000। सही कह रहा हूँ क्या? 10,05,000। यस, ठीक है। इतना रुपया आज किसी को दे दो तो पूरा जिंदगी आपको क्या देता रहेगा? 5,000 रुपये। ठीक है, लिखिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि इतना रुपया आज किसी को दे दो जो आपको 5% के रेट से मतलब मंथली कंपाउंड करके इंटरेस्ट देने के लिए रेडी हो, तो ही विल कीप ऑन पेइंग यू 5,000 फॉर योर होल लाइफ एवरी मंथ। नहीं आ रहा समझ? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा फील लेके देखो, वैसे अच्छा सौदा है कि खराब सौदा है? अच्छा ही है, जिंदगी भर 5,000 रुपया देगा। वैसे वो 5,000 देख के बहुत कम लगता है और ये 10 लाख, लेकिन बात जिंदगी भर का है, ठीक है। साल का 60,000। हाँ ठीक है, मतलब सौदा खराब नहीं है। और कहने का मतलब है कि ऐसा होता तो वैसे है क्या, ये नहीं होता है? नहीं होता है, नहीं होता है, होता है। और पता नहीं आप लोगों को मिला है कि नहीं मिला है। हैव यू हर्ड समथिंग कॉल्ड रिटायरमेंट प्लानिंग बोल के? नहीं, अभी उम्र कम है इसीलिए। जैसे जिंदगी में आगे बढ़ोगे तो रिटायरमेंट प्लानिंग बोल के कुछ कुछ चीज़ सुनोगे। होता है ऐसा, ऐसा बिल्कुल होता है। मतलब कई बार क्या होता है, जनरली ये आइडिया है और ये फाइनेंशियल मैथ्स हमको लगता है कि इंट्रोड्यूस करने का पर्पस वही है कि आप लोगों के सिलेबस में ये सब चीज़ अभी से ही आ जाए। ये अमेरिका में जाओगे तो वहाँ तो एकदम प्रचलित है, ठीक है, कि हर आदमी मतलब अपने ज़िंदगी की कमाई में से कुछ ना कुछ पैसा इकट्ठा करके अलग करता ही करता है। ये तो फैक्ट है ना। एक नॉर्मल चीज़ सोच के देखो कि एक इंसान ज़िंदगी भर तो काम नहीं कर सकता, ठीक है, और काम करते करते ही मर जाएगा ऐसा भी नेसेसरी नहीं है। जिस दिन रिटायर होगा उसके बाद में 20-25 साल का ज़िंदगी है उसका। और जनरली जिस रेट से वो कमा रहा होता है, जब वो बूढ़ा होता है तब तक महंगाई और ज़्यादा बढ़ चुका होता है। मतलब जब वो कमा रहा था, जवान था, उस टाइम पर आलू मान लो कि 20 रुपये था। वो बूढ़ा हो गया, अब कमा नहीं पा रहा है, आलू 40 रुपये हो गया। उस टाइम पर भी तो आलू खाएगा ही, भूखा तो रहेगा नहीं। तो उसको करना क्या होता है कि अपने कमाने के पीरियड में ही कुछ पैसा जमा करके रखना होता है, ताकि जिस दिन मेरा काम करना बंद हो उस दिन के बाद से भी हम अपना खर्चा जो है वो खुद ही चला सकें, ऐसा नहीं कि किसी और पे डिपेंडेंट हो जाए। तो उसके लिए होता है रिटायरमेंट प्लानिंग। और उन सब में एक्चुअली इसी सब टाइप का काम किया जाता है, ठीक है ना। कि मान लो कि उसको 25 साल के लिए महीना का कुछ एक आइडिया वो लगा लेगा कि हाँ हमको महीना का 10,000 15,000 रुपया चाहिए। तो 15,000 रुपया अगर उसको 25 साल के लिए चाहिए तो वो इनिशियली ही जो पैसा है वो किसी कंपनी को दे देगा। और वो देगा मतलब वो भी ऐसे नहीं देगा, काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग आइडिया है, ठीक है। वो इस पैसा को पहले सिंकिंग फंड में जमा करेगा। मतलब सोच के देखो कि आज मान लो कि मेरे ही एग्जाम्पल ले लो, सपोज करो मेरा एज पकड़ के चलो कि आज 30 साल और मैं काम करूंगा कब तक, मान के चलो 55 साल तक। तो मेरे पास में काम करने का और कितना टाइम बचा हुआ है? 25 साल। और मेरे को ये जो 5,000 रुपये महीना का वेतन है फ्री में, ये कब चाहिए होगा? 55 के बाद, यानी कि आज से 25 साल के बाद। तो आज से मैं क्या करूंगा कि एक सिंकिंग फंड बनाना शुरू कर दूँ, ठीक है, जिसका पैसा एक्यूमुलेट हो के एक सर्टेन टाइम में, मतलब जब मैं 55 साल का होऊंगा तो उस सिंकिंग फंड का अमाउंट हो जाना चाहिए ही। नहीं आया समझ? और ये गया किसी कंपनी के पास। अब वो उस कंपनी का जिम्मेदारी है कि वहां से फिर आगे फर्दर हमको 20 साल या 25 साल के लिए वो 5,000 रुपये महीना देते रहे। तो ये मतलब एक बहुत ही बेसिक फ्रेमवर्क मैंने बताया है जिसके थ्रू हम लोग रिटायरमेंट प्लानिंग ये सब के बारे में सोचते हैं, ठीक है। और काफ़ी डीप एप्लीकेशन है मैथमेटिक्स का इसके अंदर। नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा। चलिए अगला सवाल लिखिए। एट व्हाट रेट of interest will the present value of a at what rate of interest will the present value of a perpetuity at what rate of interest will the present value of a perpetuity of rupees 500 payable at the end of every 6 months be rupees 1,000, ठीक है। इसमें क्या दिया है क्या नहीं दिया है? आई नहीं दिया है। और क्या पूछा है? आर पूछा हुआ शायद, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है? पी दिया हुआ है और
एक बार और पढ़ लो, स्मॉल आर नहीं दिया, ठीक है, कैपिटल स्मॉल का भी बात पढ़ो, एक बार और पढ़ो, इजी है बहुत, ठीक है। एक बार थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, कैपिटल आर मतलब पीरियोडिक पेमेंट, स्मॉल आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कन्वर्जन पीरियड, ठीक है। पहले तो ये जज करो इसके अंदर में कि पेमेंट कैसा हो रहा है, महीना के शुरुआत में कि महीना के एंड में, एंड में। तो फॉर्मूला फर्स्ट वाला कि सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला। उस हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि कैपिटल आर दिया हुआ है कि पीरियोडिक पेमेंट होना कितना कितना का है, और पी भी दिया हुआ है, ठीक है, कि प्रेजेंट वैल्यू कितना होना चाहिए, और उस हिसाब से क्या पूछा हुआ मेरे को, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर पूछा हुआ है। नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा लिखो। हियर पी इक्वल टू कितना बताओ, बोलो 500, पढ़ लो एक बार, अब दो ही है, एक तो हो गई ध्यान से पढ़ो। देखो जो भी पीरियोडिक पेमेंट होता है ना वो आर ही होता है, मतलब कैपिटल आर होता है वो, ठीक है ना। तो इसमें ये 5000 मतलब 500 रुपया जो लिखा हुआ है वो पीरियोडिक पेमेंट है कि क्या है, पीरियोडिक पेमेंट है, तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, आर होगा। मतलब और आर भी मत बोलो, ऐसे बोलो कैपिटल आर, तो फिर वो आर में भी कंफ्यूजन है, ठीक है। वो क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल आर। लिखो हियर कैपिटल आर इक्वल टू 500, फील आया नहीं आया। कैपिटल पी क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना, मतलब टोटल प्रेजेंट वैल्यू, वो कितना दिया हुआ सवाल, 1000, तो P इज इक्वल टू 1000। और एक बार I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके लिए, R बाई, नहीं, वो I नहीं, I का सिंपल डेफिनेशन R बाई 100 लेना चाहिए, R बाई 200 लेना चाहिए, R बाई 400 लेना चाहिए, R बाई 1200 लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, R बाई 200। तो लिख लो I इज इक्वल टू R अपॉन 200। वैसे क्यों ले रहे हो 200, क्योंकि 6 महीना पे काम चल रहा है, ठीक है, मतलब हाफ ईयरली टाइप सिचुएशन। और यहाँ पर ये जो स्मॉल r है ये क्या होगा आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सही कह रहे हैं शायद। अच्छा, तो I इज इक्वल टू R बाई 200, कॉमा देके लिखना वेयर स्मॉल r इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, वेयर स्मॉल r इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। अब लिखो वी नो क्या जानते हैं आप लोग, P इज इक्वल टू कैपिटल R बाई I, सो दिस एम्प्लाइज 1000 इज इक्वल टू 500 बाई I। सही कह रहा हूं क्या, ये गलत बोल रहा हूं, सही है ये वाला। आगे क्या हो जाएगा, दिस एम्प्लाइज I इज इक्वल टू 500 बाई 1000, दिस एम्प्लाइज I यानी कि R बाई 200 इज इक्वल टू हाफ ही होगा शायद, सो R इज इक्वल टू क्या 100 नहीं होना चाहिए, अच्छा गड़बड़ कर दिया मैं, 100 ही यार, नहीं फिर मैंने सवाल बोलने में कुछ गलती कर दी। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू को 10,000 कर लो, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लो। एट द एंड ऑफ एवरी 6 months बी रुपीज 10,000, बी रुपीज 10,000। इस हिसाब से अब कितना हो जाएगा 1/20, और अब इधर कितना आ जाएगा 10। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10% पर एनम, रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10% पर एनम, ठीक है। अब इसके साथ में आपका परपेचुइटी और सिंकिंग फंड खत्म। परपेचुइटी का एक्सरसाइज ठीक है, इसमें कोई वैसे कैलकुलेशन का झमेला नहीं होगा, फॉर्मूला क्वाइट सिंपल, ठीक है। इसका सारा आंसर मैच करेगा आप लोग, ठीक है। चलो फिर तब आज यहीं रोक देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में बॉन्ड वैल्यूएशन देखेंगे।